जय हिंद साथियों। नमस्कार। कैसे हो आप सब? पीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इनसे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें काफ़ी कला से हमने ली हैं। आपके 4 सेशन इनसे संबंधित हैं। कल हमने एक छोटे से टॉपिक के संदर्भ में चर्चा की थी। टॉपिक का नाम है आपके संविधान के स्रोत। और हमने जो इंटरनल जो स्रोत थे, आंतरिक जो स्रोत थे, उनके संदर्भ में भी चर्चा की। और जो एक्सटर्नल जो बाह्य स्रोत थे भारतीय संविधान के, उनके संदर्भ में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम नए एक सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने इस क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। और टॉपिक का नाम है आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यानी शेड्यूल। जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, उस समय हम ये पढ़ते हैं कि जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1915 को, उस समय बात करें तो भारतीय संविधान में लगभग 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारत के संविधान में थी। तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे आपके वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां, यानी 4 अनुसूचियां इनके बाद और जोड़ी गई। ये 4 अनुसूचियां कौन कौन सी है, इन अनुसूचियों का क्या महत्व है, इनकी इनमें कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, किन किन को लेकर, या ये अनुसूचियां संविधान के किस भाग से जुड़ी हुई अनुसूचियां हैं, किस आर्टिकल से जुड़ी हुई अनुसूचियां हैं, इनके संदर्भ में आप तुलना करते हुए, अनुच्छेद के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, हम इस टॉपिक को विस्तार से आपके समझते हुए, एक एक डाउट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हेडिंग है आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूची, अनु शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहली जो सामान्य जानकारी वो यही है कि जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, मूल संविधान, आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी आपके? 8 अनुसूचियां। बात करें वर्तमान भारतीय संविधान की, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके 12 अनुसूचियां हमें भारत के वर्तमान संविधान में मिलती हैं। इन सभी जो 12 अनुसूचियां, इनके संदर्भ में हम एक एक करके विस्तार से इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद से ही संबंधित है, संविधान के जो 22 भाग हैं उनसे ही संबंधित अनुसूचियां हैं। यानी जो मुख्य बात थी वो अनुच्छेदों में वर्णित है, और जो लिस्ट जहाँ थी, जहाँ उस भाग से जुड़ी हुई जो बातें, जो बंद जो थे, वो सारे के सारे आपके अनुसूचियों में भारत की संविधान सभा ने या भारतीय संविधान में इनको वर्णित किया गया। जैसे संविधान की अनुसूची 3 है, जो शपथ के संबंध में प्रावधान करती है। शपथ, सारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन संवैधानिक पदाधिकारियों की जो शपथ है, उन शपथ का प्रावधान तो कहीं ना कहीं अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेदों में वर्णित है। लेकिन उनके द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, उन शपथ का क्या फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट का वर्णन, इनसे जुड़ी हुई जो बातें थी उनका वर्णन जो है हमें किस में मिलता है? शेड्यूल में मिलता है। यानी जो उसी अनुच्छेदों से जुड़ी, उन्हीं भागों से जुड़ी हुई सारी बातें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची हमें क्या कहती है? सबसे पहले हम किन के संदर्भ में बात करेंगे? प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल।
प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची जो है आपके भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं और राज्य क्षेत्र के साथ जितने भी यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जो है, यूटी यानी संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, सारे राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश जो हैं, इन प्रदेशों के नाम क्या होंगे, इन प्रदेशों के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इन प्रदेशों की सीमाएं क्या होगी, और इन प्रदेशों के जो न्यायिक क्षेत्र हैं वो न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, इन सब का जो वर्णन है वो संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? आपके अनुसूची 1 में मिलता है। सीधा सा प्रश्न है। भारत में वर्तमान में हम बात करें, भारत में राज्य क्षेत्रों की, आप सबको पता है भारत में कितने वर्तमान में राज्य क्षेत्र हैं? 28। यूटी की बात करें तो वर्तमान में कितने यूटी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनके जो नाम है, इनकी नाम की जो लिस्ट है, इनका जो एरिया है, इनके जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र के बारे में, इनकी जो बॉर्डर है, इनकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में, और इनका जो न्यायिक क्षेत्र है, उन न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में जो हमें जानकारी प्रदान करने वाली, या इन सब के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करने वाली संविधान में कोई अनुसूची है तो वह अनुसूची कौन सी है? आपकी अनुसूची 1। तो वर्तमान वाले डाटा भी आपको याद रखने हैं। संविधान बात करें भारत में वर्तमान में तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। आप सबको पता है 31 अक्टूबर 2019 को राज्य है आपके, जो राज्य था आपके जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 जो था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि 317 में क्या था? 317 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था जो आपके 1956 में जो लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का अलग से फ्लैग था, उनकी अलग से संविधान सभा बैठकर उनका जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण किया गया। उस जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था, गृह मंत्रालय के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को उसे जो है आपके विशेष राज्य का जो दर्जा उनको था, उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस धारा 370 को संविधान से हटा दिया गया, जिसके बाद में जो राज्य थे पहले 29 राज्यों से राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्य क्षेत्र कितने हो गए? वर्तमान में 28। अब केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करें, यानी जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया? यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी जम्मू कश्मीर से अलग करके एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है आपके लद्दाख। तो क्या परिवर्तन हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को एक विशेष राज्य, जिससे विशेष राज्य का दर्जा छीनते हुए एक विशेष धारा भारत के संविधान में धारा 370 उसको हटाते हुए इन दोनों क्षेत्रों, ये जो जम्मू कश्मीर जो था, इनसे 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी बना दिए जाते हैं। पहला यूटी जो है आपके जम्मू कश्मीर, और दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है आपके लद्दाख। इसी केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर एक और डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी थे, दादरा नागर हवेली। क्या नाम है पहले केंद्र शासित प्रदेश का? दादरा नागर हवेली। और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन। इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। डेट है आपके 26 जनवरी 2020। तो ये दोनों तिथियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वर्तमान में मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो दोनों, जो ये आपके सामने जो डिजिट रखे हैं मैंने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये कैसे हुए? पहले 29 थे, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये दोनों तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्रथम अनुसूची, और यही प्रथम अनुसूची के संदर्भ में बात करें तो ये संविधान के भाग 1 से जुड़ी हुई अनुसूची है। आप सबको पता है कि जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो उनके सामने सबसे पहला प्रश्न यही था संविधान सभा के समक्ष
कि जिस संघ का हम संविधान बनाने जा रहे हैं, जिस देश का हम संविधान बनाने जा रहे हैं, उस देश का नाम क्या होगा। तो नाम को लेकर जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान, वो संविधान के आर्टिकल 1 में मिलते हैं। इस देश के सामने प्रश्न आया, इस देश में शासन की प्रकृति क्या होगी, इस देश में राज्यों की क्या प्रकृति होगी, इस देश में संघ की क्या प्रकृति होगी। और इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको संविधान के आर्टिकल 1 में मिलते हैं। आप जब अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, ये जो संघ का नाम है वो क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया। आपको आर्टिकल 1 में यह भी मिलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, द यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो कनाडा से जो हमने अवधारणा ली है, इसके संदर्भ में भी हमें किस में जानकारी मिलती है, आर्टिकल 1 में मिलती है। तो ये सारी जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो किस भाग से संबंधित है, भाग 1 से संबंधित है। और भाग 1 का क्या नाम है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो बात है, ये भी आपको याद रखनी है। प्रथम अनुसूची का संबंध किस भाग से है, भाग 1 से। अब बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं आप दूसरी अनुसूची को। दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो देख लीजिए कि सबसे पहली अनुसूची में आपको क्या याद रखना, सिंपली कि जितने भी राज्य हैं उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्र, उनके न्यायिक क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। इस देश में जितने भी संवैधानिक प्राधिकारी काम करते हैं, इस देश में जितने भी संवैधानिक प्राधिकारी काम करते हैं, उन सभी संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख, उन सभी जो प्राधिकारी हैं इस देश में जो काम करते हैं, जो संवैधानिक अधिकारी हैं, उनकी उपलब्धियों के संबंध में जो है आपके जो प्रावधान है, वो इन सभी जो आपके अधिकारी हैं जो संवैधानिक, उनके विशेषाधिकारों के संबंध में भी प्रावधान आपको किस अनुसूची में मिलते हैं, अनुसूची 2 में हमें मिलते हैं। वेतन से संबंधित उनके क्या विशेषाधिकार हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनके जो आपके वेतन भत्ते जो हैं, उन सब के संदर्भ में हमें कौन सी अनुसूची जानकारी देती है, आपके दूसरी अनुसूची क्या देती है, जानकारी देती है। अब बात करें तो इस देश में आपके राष्ट्रपति का जो वेतन है, उनके वेतन भत्तों का प्रावधान है अनुसूची 2 में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते हैं, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। बात करें सीजेआई, सीजेआई यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है और जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्तों के संबंध में हमें अनुसूची 2 में जानकारी मिलती है। इनके अलावा बहुत सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे कैग है, कम कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल का जो पद है आपके, आप पढ़ेंगे लोकसभा स्पीकर का जो पद है, या राज्य सभा के जो सभापति है उनके पद के संदर्भ में बात करें तो इन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख आपको किस अनुसूची में मिलता है, अनुसूची 2 में मिलता है। तो सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है, अनुसूची 2 किसका संवैधानिक प्रावधान करती है, वेतन भत्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान करती है। इसी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो है आपके, वो है आपके तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है आपके शपथ, औथ, शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान, क्या मैं इसे कह सकता हूं औथ। इस देश में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके जनता को लेकर क्या कर्तव्य हैं, देश को लेकर उनके क्या कर्तव्य हैं, भारत के संविधान को लेकर उनके क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से संबंधित उन सारे कर्तव्यों को एक फॉर्मेट में रख के उनकी जो शपथ है, उनकी जो औथ है, उनके द्वारा जो प्रतिज्ञान लिया जाता है, उन प्रतिज्ञान का वर्णन आपको किस अनुसूची में मिलता है, तीसरी अनुसूची में मिलता है। और तीसरी अनुसूची में आपको संसद प्लस संसद और राज्य विधानमंडल
राज्य विधान मंडलों के उम्मीदवारों के शपथ प्रतिज्ञान का इसमें उल्लेख है। इसी तीसरी अनुसूची में आपको संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की शपथ व प्रतिज्ञान के संबंध में आपको उल्लेख मिलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी और एमएलए की शपथ और प्रतिज्ञान का आपको उल्लेख मिलेगा। इसी तीसरी अनुसूची में जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों की शपथ के संबंध में भी आपको क्या मिलेगा? प्रावधान मिलेगा। इसी तीसरी अनुसूची में हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के संबंध में भी प्रावधान मिलता है। और कैग जो है, कम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनकी शपथ का प्रावधान भी हमें किस अनुसूची में मिलता है? तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। अब नोट वाली बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है, उनके लिए अलग से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 3 पद कौन कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, सबसे पहला जो पद है वो है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट की जो शपथ है, उस प्रेसिडेंट की शपथ का आपको तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 60 में क्या है वर्णित है? आर्टिकल 16 में वर्णित है। दूसरा पद है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनकी शपथ का प्रावधान भी आपको अनुसूची 3 में नहीं मिलेगा। इनकी शपथ का उल्लेख संविधान का आर्टिकल कौन सा है, प्रावधान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? आपके आर्टिकल 69। और तीसरा जो पद है वो है आपके राज्यपाल यानी गवर्नर। जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में जो गवर्नर काम कर रहे हैं, उन गवर्नर की शपथ का उल्लेख भी संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 159 में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि अनुसूची 3 में किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। 3 वर्णों वाला ही शब्द है शपथ आपके। और कितने जनों की शपथ इसमें उल्लेखित नहीं है? तो 3 नाम याद रखना, 3 पदाधिकारी जो हैं जिनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। पहला पद राष्ट्रपति, दूसरा पद राज्यपाल और तीसरा पद है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल राष्ट्रपति की संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 69 और गवर्नर के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 159। इनके शपथ का क्या करते हैं? संवैधानिक प्रावधान करते हैं। तो इसी के साथ आपको तीसरी अनुसूची के संदर्भ में भी याद रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तीसरी अनुसूची से पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न आएगा आपके कि शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुसूची में है और किन किन की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो राष्ट्रपति जो अपने पद के कर्तव्यों की शपथ लेता है, उनकी शपथ का जो फॉर्मेट है वो ये है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, मैं इस देश के विधि जो है, इस देश का जो संविधान है, उनका परिरक्षण, उनका संरक्षण और उनका प्रतिरक्षण करूंगा। मैं इस देश के जनता के कल्याण में क्या रहूंगा? निरत रहूंगा। इस प्रकार का फॉर्मेट जो है आपके राष्ट्रपति की शपथ का है। इस प्रकार का फॉर्मेट आपके जो गवर्नर है राज्यों के, उनकी शपथ का क्या है? फॉर्मेट है। तो ये अनुसूची 3 में ये शपथ का फॉर्मेट भी एक बार पूछा गया, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया कि राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, उन शपथ का जो ये फॉर्मेट है, उनका क्या क्रम है? तो ये भी आपको याद करना बहुत क्या है? जरूरी है। तो शपथ लेता है, किस किस की शपथ लेता है? पद के कर्तव्यों की। पद के कर्तव्यों की। पद के कर्तव्यों के साथ और किसकी शपथ लेता है? विधि के परिरक्षण, ये क्रम पूछा। विधि के संरक्षण और विधि के प्रतिरक्षण और
लास्ट आपको याद रखना है, जनता के कल्याण की क्या लेता है, शपथ लेता। तो ये सारे जो प्रोविजन है आपके अनुसूची 3 से संबंधित, उनके संदर्भ में आपको पूरी जो जानकारी है वो आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 4 क्या कहती है, चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची के संदर्भ में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का, राज्यसभा जो राज्यों का सदन है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और इस राज्यसभा की जो सीटें हैं आप सबको पता है, वर्तमान में 245 सीट है आपके राज्यसभा में, और इस 245 सीटों में से 233 जो इसके जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्टेड यानी निर्वाचित। और इसी राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो 12 सदस्य हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत यानी नॉमिनेट। तो नॉमिनेट सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 नॉमिनेट मेंबर, और जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी संख्या कितनी है, 233 है। इन 233 जो मेंबर हैं और ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत है, और दोनों को मिलाकर टोटल सीट कितनी है राज्यसभा की, 245 सीट। और ये सारे जो आपके 233 सदस्य हैं, इनका निर्वाचन जो है कौन करते हैं, राज्य के विधायक, राज्यों के विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी आपके, आप सबको पता है भारत में वर्तमान की बात करें तो 4033 विधायक हैं, 4033 विधानसभा क्षेत्र है। ये 4033 विधायक राज्यसभा के निर्वाचन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो हमारा में रोल कैसा हुआ, जनता का अप्रत्यक्ष रूप से हमारी क्या है, भागीदारी है। इसका मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, आपके अप्रत्यक्ष। यहां जो सीटों का आवंटन किया गया, उन सीटों के आवंटन में किसको आधार बनाया गया, जनसंख्या को आधार बनाया गया। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतनी क्या होंगी, सीटें होगी। जैसे बात करें यूपी के संदर्भ में, तो यूपी में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। आपके यूपी में सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा की, 31। और बात करें हमारे राजस्थान की, हमारो राजस्थान, यहाँ पे सीटों की संख्या है आपके, तो जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटों का वर्गीकरण किया गया, सीटों का आवंटन किया गया, और कितनी सीटें हैं, कितने नॉमिनेट मेंबर हैं और कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, इनके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है, इनके मेंबर जो सदस्य हैं उनका तो निर्वाचन होता है आपके अप्रत्यक्ष। ये आपके चौथी अनुसूची जो आरपीएससी व्याख्याता का जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ रखा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और बात करते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी शेड्यूल क्या कहती है, पांचवी शेड्यूल बात करती है जनजाति क्षेत्रों की, ऐसे स्टेट जहां पे शेड्यूल एरिया है उनके संदर्भ में बात करती है। पांचवी अनुसूची बात करती है कि कौन से जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान। लेकिन पांचवी अनुसूची में सभी राज्य शामिल है, सभी राज्य जहां पे जनजाति क्षेत्र हैं उन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। लेकिन परंतु और नोट वाली बात क्या है कि 4 राज्य इसमें शामिल नहीं है, 4 राज्यों को छोड़कर 4 राज्य शामिल नहीं है। इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी शेष राज्य हैं उनमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची करती है, पांचवी अनुसूची। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, पहला राज्य है आपके असम, दूसरा राज्य है आपके मिजोरम, तीसरा स्टेट है आपके मेघालय, और चौथा राज्य कौन सा है आपके त्रिपुरा। इन 4 राज्यों को छोड़कर सारे जो भारत के राज्य हैं उनका
उनके अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जो शेड्यूल एरिया हैं, उनके संबंध में कौन सी अनुसूची संवैधानिक प्रावधान करती है, उनके प्रशासन को लेकर कौन सी अनुसूची संवैधानिक प्रावधान करती है, तो 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची से आपसे पूछा जाए कि क्या भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कोई भाग है, तो बिल्कुल है। संविधान को आप जब पढ़ेंगे तो संविधान का एक भाग है आपके भाग 10 और एक ही अनुच्छेद है इस भाग में, केवल एक आर्टिकल है आपके आर्टिकल 244। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, संविधान का भाग 10 और जिस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है, और अनुच्छेद कौन सा है आपके 244, और 244 जितने भी भारत में शेड्यूल एरिया हैं उन शेड्यूल एरिया के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। इनका प्रशासन कौन करेगा, इनके प्रशासन की शक्ति किसके पास होगी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में बात करें तो संविधान निर्माण के दौरान एक कमेटी का गठन भी किया गया। इस समिति ने सारे जो आपके अनुसूचित शेड्यूल जो एरिया थे उन शेड्यूल एरियाओं के प्रशासन के संबंध में जानकारी दी, उनको कुछ विशेष शक्तियां देने के संदर्भ में इन्होंने भारत की संविधान सभा के समक्ष सिफारिश रखी। तो अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए कि ये कमेटी कौन सी थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गोपीनाथ बारदोलाई। क्या नाम है, गोपीनाथ बारदोलाई। तो ये आपके जनजाति क्षेत्रों से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। सारी जो जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी हमने किसी एक ही जगह में हमने इसको क्लियर किया है। तो ध्यान रखना कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है और कौन सी कमेटी है जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय, ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। तो 6ठी अनुसूची का संबंध भी जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन देखो अभी पीछे हमने बात की थी पिछली स्लाइड में क्या बात की, इन 4 राज्यों को छोड़कर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, क्या यहाँ पे जनजाति क्षेत्र नहीं है, तो बिल्कुल है। इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए, इनके लिए एक अलग से शेड्यूल जोड़ दी गई। आपको पता है जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत को भारत की वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो बोली है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ही प्राचीन परंपरा में रहना चाहते हैं। वहाँ पे जनजातीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। जैसे मिजोरम का नाम ही मिजो संगठन से पड़ा है, जो एक कैसा है आपके अनुसूचित एक जनजाति क्या है, संगठन है। जैसे नागा ये क्या है, जनजाति है। तो ये सारी जो जनजातियां हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो ये प्रॉपर 4 राज्य हैं, इनके लिए अलग से संवैधानिक प्रावधान करने के लिए आपकी कौन सी शेड्यूल संविधान सभा के द्वारा जोड़ी गई, आपके 6ठी अनुसूची संविधान सभा के द्वारा जोड़ी गई। तो 4 राज्य जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं थे, उन 4 राज्य जो थे उन चारों राज्यों को कहां शामिल किया गया, आपकी 6ठी अनुसूची में। क्या क्या नाम है, असम, मिजोरम, मेघालय और चौथा है आपके त्रिपुरा। इन चारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान करती है आपके 6ठी अनुसूची, और शेष जितने भी राज्य उनके संदर्भ में कौन सी अनुसूची करती है, आपके 5वीं अनुसूची क्या करती है, संवैधानिक प्रावधान करती है। अब बात करते हैं असम, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान करती हैं। तो बहुत सारे देखो प्रावधान है, एक जो इंपॉर्टेंट है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कौन सा प्रावधान है। इनके लिए एक अलग से कमेटी काम करती है, स्वायत्त जिला समिति। ये स्वायत्त जिला समिति इस चारों राज्यों में क्या करती हैं, काम करती हैं। और ये जो स्वायत्त जिला समिति है, इस स्वायत्त जिला समिति में जो टोटल मेंबर हैं, वो टोटल मेंबर कितने हैं आपके 30। बात करें कि ये जो स्वायत्त जिला समिति काम कर रही है इन चारों राज्यों में, जिसमें टोटल 30 सदस्यीय इसकी संरचना है, ये जो संस्था है, इस संस्था को निलंबन करने की, ये संस्था को हैंडल करने का काम कौन करता है, तो आपको बिना कंफ्यूजन के ये ध्यान रखना है कि इस राज्यों के चारों राज्य जो हैं इनके राज्यपाल, इन चारों राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो इस संस्था को क्या करते हैं, हैंडल करने का काम करते हैं। इनके निलंबन की शक्ति भी किनके पास है, आपके राज्यपाल के पास है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और बात करें स्वायत्त जिला समिति क्षेत्रों की कि इन चारों राज्यों में कितने क्षेत्र हैं जो स्वायत्त हैं, स्वायत्त क्षेत्र, इन स्वायत्त क्षेत्रों की संख्या टोटल है वो है आपके 10। तो 2 डिजिट आपके सामने है। सबसे पहले तो इस कमेटी का नाम स्वायत्त जिला कमेटी, डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है वो। स्वायत्त क्षेत्र कितने हैं टोटल 10,
स्वायत्त जिला समिति में कितने सदस्य काम करते हैं? तो 30 सदस्य। और इसके निलंबन की शक्ति, इनको हैंडल करने के पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और कितने राज्य हैं आपके? 4 राज्य हैं। आपको याद नहीं हो चारों राज्यों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना, अमी मैत्री। अमी मैत्री, अ का मतलब असम, मी जो है आपके ट्रिक में मिजोरम, मे जो है वो मेघालय, और त्रि मतलब त्रिपुरा। छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी, अमी मैत्री। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। देखिए आसानी, सिंपल बातें हम पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन इसके संदर्भ में आपको पूर्ण जानकारी आज से रखनी है। आज से किसी भी प्रकार का डाउट आपको इन अनुसूची, दोनों अनुसूचियों में क्या तुलनात्मक अंतर है, उन अंतर को लेकर आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो संवैधानिक प्रावधान है या वर्तमान की क्या कंडीशन है, उनको लेकर इन दोनों प्रकार के प्रश्नों के को लेकर जो आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। तो ये जो आपके 6th शेड्यूल जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे संविधान की कौन सी अनुसूची की? आपके 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7th जो शेड्यूल है उसके संदर्भ में क्या प्रावधान? देखिए आराम से हम आगे बढ़ते हैं। 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में बात करें तो सीधी सी बात है, हम जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत तो एक शब्द आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था आप सबको पता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में किसका विभाजन है? शक्तियों का विभाजन है। 2 स्तर की सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र में और एक राज्यों में। एक से अधिक स्तर हैं सरकार के। और हम बात करते जब प्रॉपर 7वीं अनुसूची की, तो ये शक्तियों के विभाजन का हमें जो विवरण है, जो विषय इन 3 सूचियों में जो है आपकी शक्तियों के विवरण की, उन सारे विषयों की लिस्ट हमें देने का काम कौन सी अनुसूची करती है? 7वीं अनुसूची। तो एक एक चीज को पढ़ते हुए आगे समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन शक्तियों का जो विभाजन किया गया वो कितनी अनुसूचियों में, आपकी कितनी सूचियों में किया गया? 3। सबसे पहली जो सूची है वो है संघ सूची। दूसरी सूची कौन सी है आपके? राज्य सूची। देखो नाम से आपको पता चल जाएगा। तीसरी जो सूची है वो है आपके समवर्ती। समवर्ती। अब आपसे पूछा जाए कि संघ सूची पे कानून कौन बनेगा, तो आप सबको पता है केंद्र सरकार, आपको नाम से पता चल रहा है। लेकिन ये चीज याद रखना, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे कानून कौन बनाती है? भारत की संसद बनाती है, भारत की केंद्र सरकार बनाने का काम करती है। और संघ सूची में आप सबको पता है राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं, जैसे हमारी जो फोर्स है, जो हमारी सेना है, हमारे सैन्य बल के अलावा हम बात करें हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जितनी भी भारत के अधीन काम करने वाली जितनी भी जो संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपके ईडी हो, चाहे रॉ हो, जो खुफिया एजेंसियां काम करती हैं वो हैं। ये सारे विषय किसके पास है? ये केंद्र सरकार के पास है। अब बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? आपके राज्य सरकार बनाती है, राज्य की विधानमंडल बनाती है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो बनाती है। और इसकी बात करें तो इसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं? आपके 61। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है 52। और समवर्ती सूची पे कानून बनाते हैं आपके केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाते हैं, लेकिन यहाँ पावरफुल कौन है? आपके केंद्र। जब भी इन दोनों के मध्य विवाद होगा तो यहाँ पे अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी जो संघीय शासन व्यवस्था है वो किसकी ओर झुकाव है? केंद्र की ओर झुकाव है। यहाँ केंद्र को ज्यादा क्या दी गई है? शक्तियां दी गई है। बहुत ज्यादा विवादित ये अनुसूची रहती है, शक्तियों के विभाजन को लेकर इसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करती है। बात करें 7वीं अनुसूची की, तो संविधान का एक भाग है 11। भाग 11 जिसकी क्या हेडिंग है? केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 जिसकी हेडिंग है केंद्र राज्य संबंध। और इस भाग 11 में जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, तो जो शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में एकदम विस्तृत रूप से किया गया है, उन शक्तियों के विभाजन का संवैधानिक प्रावधान आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? आर्टिकल 246 में। और याद रखना भाग 11। देखिए आपको अनुसूचियां तो याद रखनी है,
प्रथम अनुसूची से लगाकर हम 7वीं अनुसूची तक पहुंचे, इनके साथ साथ आप इनका जुड़ाव किस भाग से है, किस आर्टिकल से है, ये चीजें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इन चीजों को भी याद रखना है, आपको एक कदम आगे रहकर पढ़ना है, ताकि आरपीएससी जिस पैटर्न से क्वेश्चन बनाई उनको हम क्या कर सके, अटेंड कर सके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इन दोनों बातों को ध्यान रखना, संविधान का भाग 11 आर्टिकल 246 और ये तीनों प्रकार की जो सूचियां हैं इनके संदर्भ में याद रखना। आप सबको पता है इसमें एक संविधान संशोधन भी हुआ, 42 अमेंडमेंट एक्ट सन 1976, और 5 ऐसे विषय थे जिसको 5 विषय थे जिनको राज्य सूची से किस सूची में आपके ट्रांसफर कर दिया गया, समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे वन्य जीव सुरक्षा की बात हो, जनगणना जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन की बात हो, या कृषि को लेकर कोई कानून हो, या बाट माप नाप तोल की कोई बात हो, इन ऐसे विषयों को जो राज्य सूची से किस सूची में शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में। इंदिरा गांधी के समय इस प्रकार के कार्य हुए आपके इमरजेंसी के दौरान। 42 अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिन्होंने संविधान को बदल दिया, उन्होंने संविधान का पूरा काफी अनुच्छेद में उन्होंने परिवर्तन किया है, आपके इंदिरा गांधी। अब बढ़ते हैं आगे, और अगली जो अनुसूची है वो आपके सामने है 8वीं। 8th शेड्यूल क्या कहती है? 8वीं अनुसूची बात करती है भाषाओं की। इसकी बात करती है भाषाओं के संदर्भ में हमें ये जानकारी देती है। अब देखो 2 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न ये बनता है कि जो आपके 8वीं अनुसूची है कि जो जब मूल अनुसूची को जोड़ा गया, मूल अनुसूची जिस समय थी, उस समय कितनी भाषाएं थी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कितनी भाषाएं थी आपके? 14। आप बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इस अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। यानी कितनी भाषाएं ऐड हुई है संविधान लागू होने के बाद में? 8 नई भाषाएं क्या हुई है? ऐड हुई। और इन सभी भाषाओं को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? आपके राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहला प्रश्न तो यही, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। मूल अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी नई जुड़ी? आपके 8। और वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कितनी है? आपके 22। और इनको किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा। अनुसूची कौन सी है? आपके 8वीं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न अगला है कि क्या 8वीं अनुसूची के अलावा कहीं पर भी भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान है? तो बिल्कुल है। आपको ट्रिक के साथ याद रखना है कि भाषाओं के संबंध में जो प्रावधान है वो करता है आपके भाग 17। आप सबको पता है भाषा जो टॉपिक है वो शुरू से हमारे लिए रहा है खतरा, और इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान करता है भाग 17। तो भाषाओं के संबंध में प्रावधान करता है, भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान भाग 17 करता है। और आपसे पूछा जाए संविधान का आर्टिकल 343 से लगाकर आर्टिकल 351 तक, इसका क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। बहुत ज्यादा विवादित रहा है। आज भी दक्षिण भारत में भाषावाद को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। आप सबको पता है इस देश में देश को जब आज़ादी मिली 1947 में, उस समय राष्ट्र के निर्माण में ये चुनौती बनी, भाषावाद, क्षेत्रवाद, और भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का विभाजन हुआ। आप सबको पता है श्री रामलू पोटी 1952 में, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की, भाषाई आधार पर राज्य की उन्होंने मांग की, और आंध्र प्रदेश का गठन उनकी मृत्यु के बाद किया गया। और अंतिम जो राज्य बना तेलंगाना, उसका भी गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। पंजाब से हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और बहुत सारी भाषाएं आपके इस 8वीं शेड्यूल में हमें मिलती हैं। असमिया हो, बंगला, आपके बोंडो, डोगरी, आपके हिंदी, गुजराती, मैथिली, संताली, आपके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, आपके बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बोडो है, डोगरी है, इस प्रकार की बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं हमें इस भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलती हैं। ये इसके संबंध में क्या है? आपके संवैधानिक प्रावधान है। कौन से भाग में? भाग 17 में, और आर्टिकल 343 से लगाकर 351 तक। इसी भाग से इसी अनुसूची से बात करें तो इस अनुसूची में आज तक कितने संशोधन हुए? आपके भाषाओं को ऐड करने से संबंधित तो 3 अनुच्छेद आपके संशोधन हुए, और 3 संशोधनों के माध्यम से कुछ भाषाओं को ऐड किया गया। 14 से 22 कैसे हुई? ये प्रश्न है हमारा अगला। तो 15वीं भाषा जोड़ी आपके सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधी भाषा।
इस 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, इसको राजभाषा की मान्यता मिली। और संविधान का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 21 अमेंडमेंट एक्ट सन 1971, 21वां संविधान संशोधन 1971 में सिंधी को किसकी मान्यता मिली? राजभाषा की मान्यता मिली। दूसरा अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ भाषाओं को जोड़ने से संबंधित? दूसरा अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ वो हुआ 71 अमेंडमेंट एक्ट सन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। और 3 भाषाओं को जोड़ा गया, आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और तो देखिए 15 और 3 कितनी हुई? 18। तीसरा जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो हुआ आपके 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2003। और इस 92वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? आपके बोडो, दूसरी जो भाषा जुड़ी थी वो जुड़ी थी आपके डोगरी, तीसरी भाषा जुड़ी थी आपके मैथिली और चौथी भाषा जुड़ी थी 18 और 4 कितनी हो गई? आपकी 22। और वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का संवैधानिक प्रावधान है? 22 भाषाओं का क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इनके संदर्भ में जितनी भी जानकारी है वो आपको याद होनी चाहिए। आप सबको पता है भाषाओं को लेकर एक आयोग का भी गठन किया गया, बीजी खैर आयोग का। बीजी खैर आयोग। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना था भारतीय संविधान सभा का, जो नहीं बनी। अंग्रेजी जो एक वैकल्पिक लैंग्वेज के रूप में थी, उनको भी इस देश में कहा कि भाई 15 सालों के लिए लैंग्वेज को रखा जाएगा, लेकिन वो सारे प्रावधान जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो सारे के सारे प्रावधान हुब टू हुब आपके क्या है? लागू हैं। तो बीजी खैर नाम भी इंपॉर्टेंट है आपको भाषा से संबंधित, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपके बीजी खैर। अब हम बात करते हैं इन चारों अनुसूचियों की जो मूल संविधान के बाद में जोड़ी गई। इस देश में जब 26 जनवरी 1915 को संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1951 में इस देश में एकमात्र ऐसा संशोधन हुआ जो इस भारत की संसद ने नहीं किया, क्योंकि आपको पता है चुनाव कब हुए थे? अप्रैल 1952 में चुनाव हुए थे पहली लोकसभा के। 1951 में 1950 से लगाकर जब तक चुनाव हुए तब तक भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने ही संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। और ये भारत का एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जो संसद के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि किसके द्वारा हुआ? आपके अंतरिम संसद के द्वारा हुआ। हम बात कर रहे हैं नवी अनुसूची। नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची जो है, सबसे पहला प्रश्न यही है, इस अनुसूची को किसने जोड़ा? अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद का क्या मीन है? अंतरिम संसद जो क्या थी? आपकी संविधान सभा, वही क्या थी? अंतरिम संसद। यानी चुनाव होने थे, और चुनाव कब हुए थे आपको पता है? अप्रैल 1952 में, अप्रैल 1952। ये जो अंतरिम संसद है, इसी अंतरिम संसद के द्वारा इस संविधान में एक संविधान संशोधन किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सन 1951। पहला संविधान संशोधन नेहरू की सरकार, नेहरू के प्रयासों से पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और इसी संशोधन के तहत संविधान में आर्टिकल 31A जोड़ा गया, संविधान में आर्टिकल 31B जोड़ा गया। और दोनों किससे संबंधित है? राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर ये दोनों आपके आर्टिकल हैं। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? नवी अनुसूची को जोड़ा गया। और इस नवी अनुसूची में जो प्रावधान है वो है आपके भूमि सुधार। इनसे संबंधित प्रावधान है। भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? आपके नवी अनुसूची में। जागीरदारी उन्मूलन, जागीरदारी उन्मूलन, जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, भूमि सुधार करना था। ये जो प्रॉपर्टी थी, जो एक वर्ग के पास थी, जो आपके व्यापारी वर्ग के पास, जो उद्योगपतियों के पास जो प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टी को गरीबों में देना था, उन प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा करना था। तो ये कैसे करे? इसके लिए नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया और नवी अनुसूची जोड़ी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। और नेहरू के प्रयासों से ही उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया जिन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और जमींदारी प्रथा को क्या किया था? समाप्त किया था। और इसी नवी अनुसूची में यह भी प्रावधान किया गया, नोट वाली बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
कि ये जो नवी अनुसूची होगी वो न्यायिक समीक्षा से क्या होगी, बार। इस नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा होगी ही, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इसका। और वर्तमान में बात करें तो इस अनुसूची में कितने विषय हैं, 284 सब्जेक्ट हैं, 284 सब्जेक्ट। और क्या वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 24 अप्रैल सन 1973 एक वाद का निर्णय आता है, और वाद है आपके केशवानंद भारतीवाद। और केशवानंद भारतीवाद में निर्णय देते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 इस वाद के बाद में यदि किसी इस नवी अनुसूची में भूमि सुधार या कोई भी विषय जोड़ा गया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो नवी अनुसूची से संबंधित सारी सामान्य और विशेष जानकारी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। भूमि सुधार, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किसके समय, नेहरू, किसने किया, आपके संविधान सभा ने। और इस ये जुडिशियल रिव्यू से क्या रखा, बार। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 284। और केशवानंद भारती केस में इन्होंने निर्णय दिया कि इस नवी अनुसूची का संशोधन हो सकता है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो नवी अनुसूची को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया दोस्तों, याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52 अमेंडमेंट एक्ट सन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। और इस दौर की हम बात करें, देखो 1990 तक, लगभग 1985 तक एक दलीय प्रभुत्व रहा है, कांग्रेस का रहा है, कोई दल सामने था ही नहीं। कभी 10 सीटें आती, कभी 15 सीटें आती। लेकिन 85 के बाद इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जन्म लिया, इस देश में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के दल बने, बहुत सारे राजनीतिक दल बने। तो इस देश में एक समस्या आई, एक नई प्रॉब्लम इस देश में आई, और वो प्रॉब्लम आई आपके दल बदल की। दल बदल की जब समस्या आई तो इस देश की संसद ने सन 1952 में दो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो था, उसमें संशोधन करते हुए उन्होंने संविधान की अनुसूची में, संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया। और वह अनुसूची कौन सी है, आपके 10वीं। सीधा आपको याद रखना, दल बदल। क्या है आपके, दल बदल कानून। कि भाई जो कोई भी सांसद हैं, जो कोई भी विधायक हैं, जो कोई भी आपके मनोनीत मेंबर हैं, यदि वो एक दल को छोड़कर इस दल से चुनाव लड़ा, उन्होंने इस दल के प्रतीक से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव होने के बाद में यदि वो दूसरे दल, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो दल बदल का आरोप उस पर लगेगा और उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो दल बदल से संबंधित सारे प्रावधान कौन सी अनुसूची करती है, 10वीं अनुसूची। इसको और मजबूत करने के लिए संविधान का 91 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 को। और इस संशोधन को और क्या किया गया, मजबूत किया गया, और क्या बनाया, सशक्त बनाया गया दल बदल कानून को। आगे बढ़ते हैं, हम दो अनुसूची आपके सामने हैं, तुलनात्मक हम चर्चा करेंगे। एक तो है आपके 11वीं अनुसूची और दूसरी है आपके 12वीं अनुसूची। इस देश में 1952 से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता या स्थानीय स्वशासन को लागू करने के प्रयास नेहरू के द्वारा किए गए, जिसका नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रावधान था आर्टिकल 40 में। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। इसके बाद में बहुत सारी समितियां आई और समितियों ने एक ही आपके रिपोर्ट में एक ही बात कही कि ये जो पंचायती राज की संस्थाओं का आपने निर्माण किया, आपने गठन किया, जिस त्रिस्तरीय मॉडल 3 टियर सिस्टम को आपने लागू किया इस देश में, उस 3 टियर सिस्टम को क्या मिलनी चाहिए, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। राजीव गांधी ने भी इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए। 11वीं आपके स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए राजीव गांधी के समय 2 अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, 64वां अमेंडमेंट एक्ट और 65वां अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन सन 1989 में लोकसभा भंग होने के कारण ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट क्या हो गए, लैप्स हो गए। ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट का कोई महत्व नहीं रहा। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव इस देश के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव और इस देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल। पीवी नरसिम्हा राव के समय इस देश में 2 संशोधन होते हैं। एक है 73वां अमेंडमेंट एक्ट और एक कौन सा अमेंडमेंट एक्ट होता है, आपके 74वां अमेंडमेंट।
और ये दोनों संशोधन कब हुए थे? 1992 में। 1992 में 2 बिल रखे गए लोकसभा में, एक जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है और 21 अनुसूची से संबंधित है, 12वीं अनुसूची से संबंधित है। एक है 73 अमेंडमेंट एक्ट, एक है 74 अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से इसमें जो आपके भाग जोड़ा वो भाग जोड़ा 9 और इसमें भाग जोड़ा आपके भाग 9 का। भाग 9 और भाग 9 का जोड़ते हुए संविधान के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 में सारी लिस्ट इन सारे अनुच्छेदों के संदर्भ में मिलती हैं। ये दोनों को जोड़ते हुए उन्होंने संविधान में एक तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसको जोड़ा? 12वीं अनुसूची को। अब आपसे पूछा जाए 11वीं अनुसूची किसके संबंध में प्रावधान करती है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। गांव में जो 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो मिडिल स्तर है, और जिला परिषद, इन तीनों के संबंध में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी कार्य हैं, वो कौन सी अनुसूची करती है? 11वीं। और यहाँ पे नगरीय स्थानीय स्वशासन, इन नगरीय स्थानीय स्वशासन को क्या मिलती है? संवैधानिक मान्यता मिलती है। और बात करें इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित टोटल जो सब्जेक्ट थे इस 11वीं अनुसूची में, वो कितने जोड़े गए? आपके 29 सब्जेक्ट थे, 29 विषय थे। और यहाँ पे कितने विषय जोड़े गए थे? आपके 18 विषय जोड़े गए। और इन सब को क्या दे दी गई? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन को क्या दे दी गई? संवैधानिक मान्यता दे दी गई। आज ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, आज पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं उनके क्या कार्य हैं, जो आपके राजनीतिक अधिकारी, और जिला परिषद के क्या कार्य हैं, उनकी सारी जो शक्तियों की लिस्ट है वो आपको शेड्यूल नंबर 11 में मिलेगी। और शेड्यूल नंबर जो 12 है उसमें आपको नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इनके जो मेंबर हैं, इनकी क्या पावर है, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनके क्या कार्य हैं, उन कार्यों की लिस्ट से संबंधित जो 18 सब्जेक्ट हैं वो आपको किस शेड्यूल में मिलेंगे? 12। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अंतिम पड़ाव में इस टॉपिक के हमने चर्चा की 11वीं और 12वीं अनुसूची की तुलनात्मक अध्ययन की। 73 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट, 29 विषय, 18 विषय। नाम है पीवी नरसिम्हा राव। बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा इनका। इनके समय ही भारत में आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को भी भारत ने अपनाया है। और इनके समय ही इनको क्या मिली है? संवैधानिक मान्यता मिली है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार सीधे प्रश्न आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनकी हमने एक जानकारी ली है। इनके संदर्भ में हमने सामान्य जानकारी की बात करें या विशेष जानकारी की बात करें, दोनों के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की है। एक एक बिंदु पे हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी पढ़ा है, हमने जो भी चर्चा की है, वो आपको एकदम क्लियर आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप खुश रहो, अच्छे रहो और इस बीसीसी करियर ग्रुप हमारा जो है इसे जुड़े रहिए। और हम आगे आपके पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे, एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।